नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। चुनाव कोई सा भी हो, टिकट का वितरण एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस में खुलकर बोलने और नाराज़गी जताने की परंपरा पुरानी है। इसीलिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दो टूक कह दिया है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। शायद कमलनाथ को भी ये बात इसलिए कहना पड़ी क्योंकि कई जगह हालात ऐसे हैं कि एक सीट पर 10 से 12 उम्मीदवार दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में किसी एक को भी टिकट देने के लिए कोई भी तो आधार चुनना ही था। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सर्वे के आधार पर चुने जाने वाले प्रत्याशी के पीछे दावा ठोकने वाले उम्मीदवार कितनी मजबूती के साथ खड़े रह पाएंगे। टिकट नहीं मिलने के बाद जो नाराज़गी उम्मीदवारों में पनपती है, उसको कमलनाथ कैसे कम करेंगे। सवाल तो ये भी है कि आखिर सर्वे किसका सहारा बनेंगे। तो चर्चा में आज इन्हीं जवाब तलाशेंगे, इन्हीं सवालों के। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। टिकट की दौड़, दावेदारों में होड़, कांग्रेस सर्वे को बनाएगी आधार। टिकट को लेकर जंग होगी आर पार। चुनाव को भले ही अभी कुछ महीने बचे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में टिकट की दौड़ शुरू हो गई है, खासकर कांग्रेस के भीतर। लिहाजा हालात ऐसे हैं कि कई जगह तो एक सीट पर 21 तो कई जगह 17 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनावी समर में हर कोई खुद को आजमाना चाहता है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर दावेदारों की भीड़ लगना लाजमी है। लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि टिकट का बंटवारा सर्वे के आधार पर किया जाएगा। सर्वे में जिसका नाम होगा, पार्टी टिकट उसी को देगी और सब उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर्वे के हिसाब से हम चाहते हैं स्थानीय संगठन क्या अंत में विधायक नहीं जीतता, हमारा संगठन स्थानीय संगठन उन्हें जिताता है। अगर कोई जीतने वाला नहीं है, मैं उसे साफ दिखा दूंगा। सर्वे कमलनाथ सर्वे को सर्वोपरि तो मान रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को भी 66 सीटों का जिम्मा उन्होंने सौंपा था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कमलनाथ को दी, जिसमें यकीनन इस बात का भी जिक्र होगा ही कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत है और कौन सा कमजोर। और इसी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी कांग्रेस के साथ दिग्विजय पर हमलावर है और ये कह रही है कि किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, इसका खेल दिग्विजय खेल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कांग्रेस हार जाती है, और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं। हमारे बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहाँ आप हो आए हो, और 66 के बाद गिनती शुरू करेगा। टिकट किसको दिलवाना है, इस बार दिग्विजय सिंह जी ज्यादा गंभीरता से देख रहे होंगे, क्योंकि इस बार उनकी नजर कहीं और है। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस 230 सीटों के लिए 2 सर्वे करवा चुकी है। तीसरे सर्वे के रूप में केंद्रीय ऑब्जर्वर आवेदन ले रहे हैं, जिसमें से 3 नाम शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस के 30% विधायकों के टिकट कट सकते हैं, और ऐसा हुआ तो कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर खींचतान जल्द ही दिखाई देगी। खैर, टिकट का टेंशन कांग्रेस कैसे दूर करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और आमतौर पर पिछले 4-5 चुनाव से हम देखें तो सर्वे एक आधार होता है टिकट वितरण का, लेकिन आपको लगता है क्या अकेला सर्वे ही एक आधार हो सकता है टिकट वितरण के लिए? क्योंकि आपको जातिगत, सामाजिक, आर्थिक, उस क्षेत्र के तमाम सारे समीकरण देखना पड़ते हैं। मनोज जी, सर्वे में ये सारी चीजें भी होती होंगी, जो भी राजनीतिक दल कराता है तो वो ये भी देखता हूँ, और जो सर्वे के साथ ये भी आता होगा कौन सी कास्ट है वहाँ जो इफेक्ट डालती है। ओबीसी तो ओबीसी सब कास्ट कौन सी जो आजकल तो बहुत साइंटिफिक तरीके से पार्टियां जो है काम करने लगी है ना, एक वोट काम करने लगे हैं। लेकिन सर्वे में जो है अब किस तरह के सर्वे कराए गए हैं, आप जो जिस तरह की बात होती है ना कि कांग्रेस तो 3 सर्वे करा चुकी है, तो इतनी जल्दी सर्वे की आवश्यकता तो नहीं। अब सर्वे का समय आया है,
पार्टी के जो नेता है वो मैदान में उन्होंने घूम लिया, लोगों से बात कर ली, माहौल समझ लिया, उनका अपना भी असेसमेंट होता है। देखिए राजनीति में यदि आप किसी एजेंसी के सहारे चलेंगे तो मात खा जाएंगे। यदि पार्टी का और नेताओं का खुद का कोई आकलन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी जमीन पर पकड़ नहीं है। जिसकी जमीन पर पकड़ होती है उसे नाम पता होता है कि कौन किस इलाके में किस सेक्टर में जीत सकता है, और उसका जो सर्वे होता है उसके दिमाग में होता है। जैसे हम दिग्विजय सिंह जी को देखते ना, यदि वो आप 66 सीट पर गए हैं तो 66 सीट वो सीट है ना जो कभी कांग्रेस पार्टी जीती नहीं। बिल्कुल 3 से 4 चुनाव, मतलब 5 या 6 चुनाव भी हैं उसमें। आकलन आप खुद कर रहे हैं, और जब वो इस तरह का खुद ग्राउंड पर जाकर आकलन कर रहे हैं तो वहां सर्वे क्या कहेगा। उन्होंने तो सारे नेता अपने पार्टी के वर्करों से बात की है, लोगों से मिल के बात की है, तो उसके आधार पर उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में जो सर्वे बनाया होगा वो मुझे लगता है कि ये जो कागजी सर्वे है उनसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत यही ना कि केवल 66 सीटों पर अभी तक पहुंचे और सीटें 230 हैं। नहीं मनोज जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हैं जिसको लेकर वो जिन्हें आकांक्षी सीट कह रहे हैं, वो तो 104 है। बिल्कुल, तो समस्या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है ना। यदि वो 104 सीटों को लेकर चिंतित है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केवल 66 सीटों को लेकर चिंतित है, तो आप मध्य प्रदेश में क्या समझ सकते हैं कि किस पार्टी को जो है ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। यदि 2018 में सरकार गई थी तो इन्हीं के कारण, इसी कारण की तो गई थी कि आप जो सीटें कांग्रेस की रही थी उन पर आप जीतते रहे किसी भी राजनीतिक कारणों से, और फिर जब मौका लगा तो फिर वो वापस कांग्रेस के पास चली गई। तो ये राजनीति में एक ट्रेंड होता है सीट का, उस ट्रेंड में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता नहीं है। परिवर्तन कब आता है, या तो कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसके कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने देखा था ना कि आगर मालवा की सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तो पूरा परिवर्तन उसमें आ गया। लोगों ने जो सालों से भाजपा और आरएसएस की सीट थी वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई क्योंकि एक कैंडिडेट थी। और हमने विदिशा एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, विदिशा बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे जो चेंज होती है बहुत जो है ऐसी परिस्थितियों में जिनको वोटर को लगता है कि नहीं ये ठीक है, अब हम इसको वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि सर्वे से ज्यादा जब सीटों में परिवर्तन होता है तो वो स्थानीय परिस्थितियां बहुत जिम्मेदार होती है, और ये स्थानीय नेताओं का ही आकलन इसमें काम करता है, इसमें सर्वे काम नहीं करता। जैसे दिक्कत कांग्रेस के साथ ये भी कि स्थानीय नेताओं के साथ जो कुछ हो रहा है, तो अभी फिलहाल 2 बड़े नेता मैदान में दिखते हैं, चाहे वो कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की, और जो बाकी नेता उनमें से ऐसे ज़्यादातर जो खुद के सीट के लिए दावेदार हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो कह देते हैं कि भैया टिकट मिल जाएगा चुनाव लड़ लेंगे। कईयों के साथ जो हुआ अरुण यादव के साथ हमने देखा वो किसी से छुपा नहीं है। तो सवाल ये है कि जो दिनेश जी भी कह रहे हैं, केवल एक एजेंसी के सहारे अगर आप टिकट वितरण का रिस्क लेते हैं तो खतरा बढ़ भी सकता है। मनोज जी, जो दिनेश जी कह रहे हैं ना कि एक एजेंसी के भरोसे रहते भी नहीं है राजनीतिक दल। एजेंसियां तो अब आ गई हैं जो सर्वे करती हैं, रिपोर्ट देती हैं। राजनेता तो अपना आकलन पहले से ही करते रहते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी 1 to 1 कर रहे हैं विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको बता रहे हैं क्या कमियां हैं। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को बताया सर्वे के आधार पर, पहले जो सर्वे कराया था या जो फीडबैक मिला था दौरों के माध्यम से, कि इनकी कहाँ कमजोरी है, कहाँ पे आप कमजोर हैं, किस वजह से कमजोर हैं, क्या विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जो निजी तौर पर होती है, क्षेत्र में होती है, उसको आकलन करते हैं, उनको सुधारने की हिदायत देते हैं, उनको सलाह देते हैं कि किस तरह से उसको दूर किया जाए। ये काम बीजेपी भी करती है, ये वो कर रही है, हमने देखा है कांग्रेस भी ये करने लगी। अब रहा सर्वे के आधार पर, तो जिस तरह से सर्वे आपको ही पता है कमलनाथ जी ने किस तरह से बताया था कि वो सर्वे किस आधार पर करते हैं। तो ये सर्वे बाद में एजेंसियों से कराए जाते हैं, लेकिन एक फीडबैक लेते हैं, जब हम सर्वे कह सकते हैं उसको, कि कमलनाथ जी भी स्थानीय लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं जो दिल्ली से आते हैं, प्रभारी होते हैं, वो भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो फीडबैक के आधार पर तय होता है। और उसी फीडबैक के आधार पर हमने देखा है 2018 में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए थे। क्यों आए थे आप देखिए, नर्मदा परिक्रमा को मत भूलिए आप मनोज जी, बिल्कुल, कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने लगातार दौरे किए, नर्मदा परिक्रमा की, उसके साथ साथ उन्होंने एक सर्वे कर लिया, आकलन कर लिया कि किस क्षेत्र में किस तरह से, इस दौरान में बड़ी संख्या में लोगों से मिलते थे और वो आकलन करके चल रहे थे, जो दिनेश जी भी कह रहे हैं कि दिमाग में रखते हैं। तो यदि 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह घूम कर आ गए हैं तो उनका एक अपना आकलन होगा, सर्वे रिपोर्ट अलग होगी एक जो पार्टी कराएगी। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग, जो कार्यकर्ता जो फीडबैक देंगे, जो आपके प्रभारी से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक के आएगा, इन सबको समाहित करने के बाद
एक नाम पर सहमति बनेगी, जिस पर आपके कार्यकर्ताओं का फीडबैक होगा, दिग्विजय सिंह की नज़र में होंगे कि हाँ ये बेहतर उम्मीदवार है, इसके साथ साथ ये भी बेहतर उम्मीदवार है, ये 2-3 लोग हैं जिन पर हम दाव लगा सकते हैं। सबसे बेहतर कौन है, उसमें यदि सर्वे में भी आता है, इसके बाद कार्यकर्ताओं का भी उसमें समर्थन आता है, तो निश्चित तौर पर उसमें मोहर लग जाती है। जो 10-10 से 15-15 नाम अभी आज की तारीख में आए, किस तरह से कि कांग्रेस ने, जैसे हम होशंगाबाद की बात कर लें, वहाँ पे लोगों से पूछा, प्रभारियों ने जाके, तो लोगों ने दावेदारी किए। एक दावेदारी का मामला अलग हो जाता है कि मैं भी दावा कर रहा हूँ। 21 लोगों के नाम आए नर्मदापुर में, रिकॉर्ड 21 लोगों के नाम आए हैं उस सीट से, जो सीट लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में है। बिल्कुल। उस सीट पर इतने दावेदार हैं, तो आप सोचिए जो कांग्रेस की जो सीटें हैं, पिछली बार हारे होंगे या जो 1-2 बार गवा चुके हैं या पिछली बार ही गवाई, उन पर दावे, हाँ जो जीती हुई हैं, उन पर दावेदारों की संख्या कितनी होगी। तो जो आकलन होगा उस आधार पर छटनी होगी। जो दिग्विजय सिंह लोगों से बात कर रहे हैं कि टिकट तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही मिलेगा, एकजुटता का जो संदेश दे रहे हैं, जो हमने देखा पिछली बार 2018 में दिया था, किस तरह से पंगत पर संगत का जो एक अभियान चलाया था उन्होंने, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला था बुजुर्गों को, जो पुराने कांग्रेस के नेता थे, जो घर बैठ गए थे, हाशिए पर धकेल दिए गए थे, चले गए। टिफिन पार्टी बीजेपी कर रही है, बिल्कुल टिफिन पार्टी कर रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से AIMIM जो पार्टी है ओवैसी की, वो पार्टी बिरयानी पार्टी कर रही है अपने क्षेत्रों में। सर्वे सबका चल रहा है, तो अलग अलग सर्वे के साथ साथ भी और फीडबैक काम करते हैं। जिस तरह से हमने देखा पिछली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बात की थी, बसपा से बात की थी, सपा से बात की थी, जैस तो एक तरह से शामिल ही हो गई थी कांग्रेस के साथ। तो बाकी फैक्टरों पर भी ये सब आकलन में आता है, जो नेता दौरे करते हैं। तो जो कमलनाथ जी भी दौरे कर रहे हैं, वो भी एक तरह से आकलन कर रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो लगातार दौरे कर रहे हैं। 66 सीटें तो वो हैं कि जो उनको अधिकृत रूप से आपने दे रखी हैं कि इन 66 सीटों पर आपको दौरे करना है, वहां का आकलन करना है। जो लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, वहां पे कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा है लंबे समय से। उन सीटों के अलावा भी दिग्विजय सिंह दूसरे क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, इससे पहले भी वो लगातार सक्रिय हैं। और कुछ जो उनके प्रभाव वाली सीटें हैं, जहां पर वो लगातार संपर्क में रहते हैं, जाते हैं या नहीं जाते हैं, कम जाते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उस सीट पर कौन दमदार है। बीच बीच में जो फीडबैक लिया जाता है नेताओं से, मैंने कहा ये सब चीजें काम करती हैं मनोज जी। इसके बाद आप जातीय समीकरण बिठाते हो, तमाम तरह के वो कोशिशें करते हो कि किस तरह से आपको दूसरे खेमे से आ जाएं लोग। यदि आप देखेंगे कि रायसेन की सीट की बात करें, यदि हम सुर्खी की बात करें, तो ऐसी सीटें भी हैं ना मनोज जी, यहाँ पे आपके पास उम्मीदवार आज की तारीख में है नहीं है। या आप उपचुनाव में जिनको लेकर आए थे, स्टेब्लिश हुए नहीं हुए। आप अभी देखिए कि आप दमोह में आप जो जीत गए कैंडिडेट, आप उसी को टिकट दोगे, आपके पास चेहरे नहीं है। तो ऐसी जगह भी आपको तलाश करना पड़ेंगे कि दूसरे दलों से भी जो लोग आएंगे उनको आप वहां पे खड़ा कर सकते हैं। जैसे सुर्खी में आपने पारुल साहू को किया था पिछली बार, क्यों सफलता नहीं मिली, वो आकलन किया जाएगा। इसके बाद क्या वो इस बार दावेदारी करेंगे या उनको मैदान में उतारने से सफलता मिलेगी, या कोई नया चेहरा वहाँ सक्रिय है, ये सब चीज़ें आकलन में आएगा। सर्वे में क्या आ जाएगा, जो क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें उसी के आधार पर आएगा कि संबंधित व्यक्ति ही जीत सकता है। जो कांग्रेस का है, अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन उम्मीदवार हो सकता है, ये नहीं आएगा ना सर्वे में कि हाँ ये जीत ही सकता है। जीतना अलग है और सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है, ये अलग अलग दो चीजें हो गई। जीत कौन सकता है, किन गणितों से जीत सकता है, वो पार्टी उस पर ध्यान देती है। उसमें आप देखिए, चाहे वो किस आर्थिक रूप से सक्षम है, जातिगत वोट बैंक कितने हैं उसको किस तरह से और समाज का सपोर्ट मिलता है, ये सब चीजें देखी जा सकती है। क्षेत्र में लोकप्रियता दिनेश जी, एक और चीज है, सर्वे तो अपनी जगह कि आपने कैंडिडेट तय कर लिए, लेकिन चुनाव हमने अगर कर्नाटक देखें तो कांग्रेस ने आक्रामक कैंपेन चलाया और लगभग 1 साल पहले से उन्होंने एक सेट कर दिया कि 40% कमीशन की सरकार है। बड़े बड़े कैंपेन चले कि पेटू CM, और इस बार कोड लगा दिए उन्होंने मुख्यमंत्री की फ़ोटो के साथ कि आप स्कैन करिए, 40% कमीशन दीजिए। नंदिनी जैसे दूध को भी उन्होंने मुद्दा बना दिया और जिसके कारण जीत मिली। लेकिन मध्य प्रदेश में आपको नहीं लग रहा है कि इन मुद्दों में अभी कांग्रेस पिछड़ती नज़र आ रही है, या उतना एग्रेसिव नज़र नहीं आ रही जितना एक चुनाव जीतने के लिए होना चाहिए? देखिए, हर राज्य में कांग्रेस की अपने या विपक्ष की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उस पर वो काम करती है। यहाँ ये कह सकते हैं कि उनका जो विपक्ष का टेम्पो है वो उतना हाई नहीं आया, उतना तेजी से हमको दिखाई नहीं दिया। तो लेकिन जो लोगों के आप दिलो दिमाग में देखो तो एक मुद्दे तो हैं, वोटर के मन में मुद्दे हैं, बिल्कुल है। लेकिन आप उसी का तो परिणाम है कि यदि आप नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस महापौर जीत जाती है तो उसके मुद्दे काम कर रहे हैं। वो उन मुद्दों को जो है उस तरह से नहीं करे, क्योंकि मध्य प्रदेश उतना उस तरह का राज्य नहीं है जहां किसी एक मुद्दे के सहारे आप चुनाव जीतने या केवल आपको ये किसी पर आरोप लगा दें उससे जीत जाए।
यहाँ एक मुद्दा नहीं चलता है क्योंकि रीजन है, ट्राइबल बहुत ज्यादा है यहाँ, तो ट्राइबल के कारण भी बहुत सारा फर्क ट्राइबल भी पड़ता है। ओबीसी 50% से ज़्यादा। सारी चीजें यहाँ अलग तरह की है। यहाँ आप जो करप्शन है, करप्शन का इशू तो जो है बड़ा जो आम आदमी है उसने 2018 का जो रिजल्ट है वो तो ये बताता है ना किस कारण से सरकार बदली थी, वो तो अपने आप में है और सबको पता है कि मार्च 20 में सरकार वापस कैसे आई। तो वो मुद्दे अलग मुद्दे हैं। तो कांग्रेस क्या है कि कोई उसको कैंपेन की जरूरत नहीं, उसको बेसिकली जरूरत है अपनी स्ट्रेटजी की, जो लगातार वो ग्राउंड पे वर्क करे। इतना आपने जो बारीक काम जो है इलेक्शन को लेकर, जो दिग्विजय सिंह जी घूम रहे हैं, इस उम्र में घूम रहे हैं, आप सोचिए ना कि 75-76 साल की उम्र में भी यदि बाई रोड वो दौरा कर रहे हैं, तो आज कोई भाजपा का नेता इतना आपको एक्टिव दिख रहा है? इस उम्र में कोई नहीं दिखेगा आपको। तो वो इतने वाले तो उन्हें सारे घर बिठा दिए हैं। हाँ, इतनी गंभीरता से यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है तो आप सोचिए कि वो उसे पता है कि उसे कब कौन सा मुद्दा क्लिक करना है। वो अभी पता है कि आज यदि कुछ भी करेंगे, यदि आचार संहिता लगने से पहले कुछ भी किया तो किस तरह से सरकारी तंत्र हावी होता है, किस तरह से जो है एक एग्रेसिव नेगेटिव कैंपेन चालू हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कम से कम अभी इतने दिनों में ये तो समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी किस लाइन पर अपनी राजनीति करती है। यदि वो कैंडिडेट भी करती है तो कैसे करती है। तोड़फोड़ की जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस ने केवल 5 साल ही तो उनको मौका दिया कि ठीक है वो समझ रहे थे ये इस कारण चला गया होगा, वो उस कारण चला गया होगा। धीरे धीरे उनको लगा कि हमारी नीति पैर की नीचे से तो पूरी दरी खिसक गई। एक एक टुकड़े के चक्कर में वो सोच रहे थे कि एक एक टुकड़ा जा रहा है, लेकिन जो जब उनको लगा कि ये दरी खिसक गई तो उन्होंने भी उसी स्ट्रेटजी पे काम करना चालू कर दिया। तो वो भी अब तोड़ने लगे, वो भी अब लेके आ रहे हैं कि ठीक है आप वापस आ जाइए। ये जो वापसी भी हो रही है ये उनकी रणनीति हर इलाके के हिसाब से लगेगी। महाकौशल में वो प्रियंका गांधी को लाए हैं और ट्राइबल पर वो फोकस कर रहे हैं तो वो अलग रणनीति। लेकिन जब आप ग्वालियर चंबल में जाते हैं तो वो करते हैं कि घर वापसी का अभियान चलाया हुआ है, वो कर रहे हैं जो सिंधिया से के साथ गए और अब उनको लग रहा है कि भाजपा ने उनको महत्व नहीं दिया। तो वो बड़ा मुद्दा है ना, उसको उस मुद्दे की तरह नहीं देखें क्योंकि जो प्रदेश व्यापी है अभी तो मुद्दे तो जो सारे मुद्दे, अन्यथा क्या होगा कि लाडली बहना और नारी सम्मान जो मुद्दे हैं इनके बीच में पिस के रह जाएंगे। तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, वो सब इस वक्त जो है मुद्दों को लेके बहुत ज्यादा उतने, अब उन्होंने अभी अपने कार्ड ओपन नहीं किए कि फाइनली वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तो केवल ट्रायल चल रहा है, जिसे कहते हैं मीडिया ट्रायल, जिस तरह से होता है ना कई मामलों में, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी भी इश्यूज का ट्रायल कर रही है कि कौन सा इशू स्टैंड कर जाएगा जिसके सहारे वो चुनाव के वक्त मैदान में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी प्रत्याशियों के चयन में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सही कि प्रत्याशी आपका कैसा, इशू बहुत अच्छा हो, प्रत्याशी अच्छा नहीं हुआ। प्रत्याशी तो हमेशा रहता है। आप देखिए ना कि यदि प्रत्याशी में नहीं ठीक होता है तो पार्टियां हारी जाती है ना। लेकिन आप जब स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव जैसी होती है तो फिर कोई भी प्रत्याशी हो तो फिर तो आंधी चलती है कि आपको उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल जाती है। तो ऐसी लहर भी होना चाहिए कि किसी को भी जिता दे। लेकिन जब सामान्य चुनाव होता है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में स्थितियां सामान्य चुनाव की हैं, बिल्कुल, तो सामान्य चुनाव में जो उम्मीदवार जिसने एक्चुअल में ग्राउंड पे वर्क किया है, जिसने लोगों की बिजली की समस्या भी सुनी है और दूसरी चीजों को भी उसने कोई अटेंड किया है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का। आज की तारीख में लोग ये तो समझते हैं कि विपक्ष में इनकी कौन सुनेगा, ये सत्ता पक्ष में इनकी भी कौन सुन रहा है। उनको पता है लोगों को कि भाजपा के जिला अध्यक्ष की सुनी जा रही है या विधायक की सुनी जा रही है, तो उस हिसाब से लोग काम करते हैं। तो कैंडिडेट को लेकर ही ये सारे सर्वे, ये जो नेता दौरे कर रहे हैं, मुरलीधर राव जी भी तो दौरे कर ही रहे हैं ना, शिव प्रकाश जी भी कर ही रहे हैं दौरे, वो भी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो ये भी उनका एक दौरे करके ये पता लगाना है कि किस नाम पर है जिससे कार्यकर्ता शांत हो जाए, उनकी नाराजगी दूर हो जाए, ताकि वो जो है चुनाव में उनको आसानी हो जाए। क्योंकि उनके लिए भी कैंडिडेट चिंता का विषय है, संतोष के बीच वो किसको टिकट दे। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी एक और चीज़ है, शायद कांग्रेस को एक भरोसा भी होगा कि हम देख रहे हैं कि मुद्दों के साथ साथ प्रियंका गांधी ने जो गारंटी वाली बात कही है, कर्नाटक में हमने देखा, उसका असर हिमाचल में भी देखा है, गुजरात में नहीं हो पाया। तो क्या शायद कांग्रेस को एक उससे भी उम्मीद होगी कि जो होड़ मची है फ्री बीज की है, गारंटी के कि ठीक है भैया 500 में सिलेंडर, 1,500 रुपये नारी सम्मान योजना के, 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 के बाद बिजली का बिल आधा।
देखिए मनोज जी, चुनाव किसी एक चीज़ पर नहीं लड़े जाते हैं। एक बार हम देखते हैं कुछ क्षेत्रों में प्रत्याशी इतने पावरफुल होते हैं या इतने लोकप्रिय होते हैं कि वहाँ पार्टी मायने नहीं रखती, मुद्दे मायने नहीं रखते, व्यक्ति मायने रखता है और वो चुनाव जीत कर आ जाता है। हम देखते हैं कुछ जगह पे मुद्दे इतने मायने रखते हैं कि उस पर मुद्दों के आधार पर चुन लिया जाता है, मतलब आदमी पार्टी देख लेता है। कहीं पे हम देखते हैं कि पार्टी इतनी आधार पे कि पार्टी के आधार पर आदमी का चयन कर लेते हैं। आप देखिए कि 2019 के जो चुनाव की बात कर रहे थे दिनेश जी, मोदी का चेहरा देखा उन्होंने, पार्टी देखी और कोई भी जीत गया, चेहरे उम्मीदवार पर ध्यान फोकस नहीं किया आप। यदि वो पार्टी देखते हैं और मुद्दों के आधार पर जाते हैं, किस आधार पर चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव का माहौल आगे बढ़ रहा है, वो भी मायने रखता है कि जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो उस आधार पर इधर से उधर हो जाता है। धर्म के आधार पर यदि माहौल बन जाता है तो आप देखिए कि बीजेपी को प्लस हो जाती है। मुद्दों के आधार पर, एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर यदि माहौल बनता है तो देखिए आप कांग्रेस प्लस हो जाती है। और गारंटी की बात है कि जब आपके घोषणा पत्र देखा जाता है तो एक वर्ग ऐसा भी होता है जो घोषणा के आधार पर इधर से उधर जाता है, उसको लगता है कि इनकी बेहतर योजनाएं हैं, ये बेहतर कुछ कर सकते हैं, इन्होंने बेहतर वादे किए, व्यक्तिगत फायदा दे सकते हैं, ज़्यादा व्यक्तिगत फायदे दे सकते हैं, या इनसे हमारा भविष्य ज़्यादा ठीक हो सकता है। यदि बेरोजगारों की बात करेंगे तो बेरोजगार इस आधार पर दे देंगे कि घोषणा पत्र में किसके, वचन पत्र में किसके पलड़ा भारी है, उनके लिए आगे क्या दिख रहा है। यदि फ्री वीज की योजनाओं की हम बात करें तो जब एक तबका ऐसा होता है उसको लगता है कि ये तो इतना मिल ही रहा है, आगे उम्मीदें और जागृत हो जाती हैं, उसको और ज़्यादा चाहिए रहता है, तो उसको देखता है घोषणा पत्र में इसके ज़्यादा बेहतर है तो वो उसके पाले में चला जाता। तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं जब चुनाव में, उस आधार पर चयन होता है। उम्मीदवार भी एक फैक्टर होता है। अब देखा जाता है कि सामने वाला उम्मीदवार से बेहतर दूसरी पार्टी का उम्मीदवार है, जो हमारे मैदान में 2 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, तो उसमें देखकर भी विभाजन हो जाता है वोटों का। किसी को मान के चलिए कि आम आदमी का पार्टी का वोटर है, वो फ्लोटिंग वोटर है, कोई जातिगत आधार पर वोट दे देता है। जब बहुत त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो आप देखिए कि अच्छे उम्मीदवार भी कई बार धराशायी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ये फैक्टर उस समय पर माहौल जब बनता है तब एक एक विधानसभा का अलग आकलन होता है। हर विधानसभा का हम देखते हैं कि तासीर ही बदल जाती है। यदि आप बिंद में जाओगे तो जातिगत आधार पर पहुंच जाएंगे आप, यदि आप ग्वालियर चंबल में जाओगे तो वहाँ अलग वो होगा, यदि आप मालवा में जाओगे, आदिवासी क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ पे बाकी मुद्दे काम नहीं करेंगे कि आप हिंदुत्व के सहारे हो जाओ। हो सकता है कि वहाँ पे उनको लगे कि उनको खुद के लिए बेनिफिट क्या मिल रहा है, कौन सी सरकार बेहतर कर रही है, वो उस आधार पर चले जाएं। दलित आधार अलग आधार पर चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मनोज जी कि उस आधार पर चुनाव होते हैं। जब माहौल बनता है तो फिर ये देखा जाता है कि कहाँ जा रहा है, किस क्षेत्र में। हमने देखा एक चरण में कुछ अलग फेवर में चला जाता है, दूसरे चरण में अलग चला जाता है। तो मुद्दे के साथ साथ माहौल भी बदल जाता है। ये अलग क्षेत्र में अलग अलग काम करते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जो कई बार मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं, असल मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं, और कई बार हम देखते हैं एक बयान पर भी लोग अपना मन बदल लेते हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। जो कर्नाटक में हुआ, हमने देखा किस तरह से एक पार्टी ने मुद्दा बनाया, दूसरी पार्टी ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, आकलन किया, लेकिन उसके उनके मन मुताबिक वैसा मतदाताओं ने मत नहीं दिया अपना, और वैसा परिणाम नहीं आया, रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। तो ये भी कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो रणनीति बनती रहती है, उस आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं कि एक चरण में हो रहे हैं, 2 चरण में हो रहा है, तीसरे चरण में हो रहा है, किस क्षेत्र में कौन सा मुद्दा काम कर रहा है, किस क्षेत्र में किसका चेहरा काम कर रहा है, ये सब मायने रखते हैं। यदि क्षेत्रीय छत्रपों की हम बात करें तो कई बार क्षेत्र में काम कर जाते हैं। यदि सिंधिया के चेहरे पर भी कई बार हमने देखा है कि यदि ग्वालियर चंबल में मिल जाता है, शिवराज जी के चेहरे पर मिल जाता है, तो ये छत्रपों का भी काम होता है। कमलनाथ को इसलिए समर्थन मिल गया उनके क्षेत्र में, वो एक नाम था कि वो सीएम बन सकते हैं, तो आप देखिए उनको वहाँ समर्थन मिल गया, तो वहाँ पे मुद्दे काम नहीं करे। वहाँ कमलनाथ को देखा कि सीएम बनेंगे तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं चुनाव में। अब किस फैक्टर पर मतदाता अपना मतदान देता है ये तो उसी समय पता चलता है। बिल्कुल। बहरहाल अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर सर्वे एक सहारा हो सकते हैं, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होता, क्योंकि राजनीति में कई बार होता है कि सर्वे कुछ और कहते हैं और मौजूदा परिस्थितियाँ कुछ और होती। कई बार हमने देखा कि किसी को आपको निपटाना होता है तो सर्वे को बहाना बना लिया जाता है, उसकी आड़ में उसका टिकट काट दिया जाता है, और अगर किसी को टिकट देना हो तो सर्वों को दरकिनार कर दिया जाता है, और आखिर में एक लाइन बात कही जाती है कि वो जिताऊ उम्मीदवार था इसलिए हमने उसको टिकट दिया है। तो अब इन सर्वों के सहारे किन किन के टिकट कटते हैं या किन नए चेहरों पर पार्टी दाव लगाती है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। लेकिन फिलहाल नज़र घड़ी पर है जो इस चर्चा को विराम देना कह रही है, इसलिए अटेंशन में फिलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।